तो जल्दी जल्दी फास्ट में हम क्या करेंगे, उसका एक रिवीजन कर लेंगे। चलो बताते जाना। जो पी वेव थी ये क्यों बनी थी? पी वेव में क्या होता था, सबसे पहले ये बताओ, पी वेव में होता क्या था? पी वेव में होता था एट्रिया का डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन। बिल्कुल, एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता था, जिसकी वजह से पॉजिटिव वेव बनती थी। पॉजिटिव वेव को रिकॉर्ड करते थे हम किससे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता था? या तो सेकंड होता था या फर्स्ट होता था, मतलब मोस्ट डाउनवर्ड इसके डायरेक्शन में होते थे। ठीक है, मोस्ट जो इलेक्ट्रोड थे वो इस वेव की डायरेक्शन में होते थे, तो ये अपने को क्या देते थे? पॉजिटिव। ठीक है, पी वेव में ही एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, लेकिन जो अपोजिट जो इलेक्ट्रोड अपोजिट साइड लगे थे, जैसे एरिया लगा था, उसने क्या दिया था अपने को? नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या आया था? पी आर सेगमेंट। ये पी आर सेगमेंट क्यों आया था अपने को? एबी नोडल डिले की वजह से आया था। याद आया? करंट आके एबी नोड पे क्या होता था? ट्रैक हो जाता था, कुछ टाइम के लिए डिले होता था, तो एबी नोडल डिले की वजह से अपने को क्या मिल जाता था? पी आर सेगमेंट। हो गया पी आर से पी आर सेगमेंट। इसके बाद अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था? क्यू आर एस। क्यू आर एस में अपने पास तीन चीजें हो गई थी, कौन कौन सी? क्यू आर एंड एस। क्यू कैसे बना था अपने को कोई बताएगा जल्दी से? क्यू कैसे बना था? वेंट्रिकल के सेप्टा के डीपोलराइजेशन। वेरी गुड, ये सेप्टल डीपोलराइजेशन से बना था। आर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के मोस्ट पार्ट के डीपोलराइजेशन से बना था। एस कैसे बना था? एस बना था लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से। लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन याद है सबको? क्यों बन गया था सेप्टल डीपोलराइजेशन में? सबसे पहले क्या हुआ, जैसे एस नोड फायरिंग करी, एस नोड की फायरिंग की वजह से क्या हुआ? जो वेव चली थी वो वेव आई एट्रिया में। एट्रिया में जो सेल्स थे उनको क्या डीपोलराइज करते से ये पॉजिटिव वेव चली। पॉजिटिव वेव को हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोड पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड है तो उसने पॉजिटिव दे दिया था, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोड है तो उसने नेगेटिव दे दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ टाइम के लिए क्या हुआ? कोई सिग्नल नहीं चला, कोई फायरिंग नहीं हुई, हार्ट एकदम आराम से चुपचाप पड़ा रहा। तो उससे अपने को मिल गया था पीआर सेगमेंट। वो क्यों मिला था? एबी नोडल डिले की वजह से। ठीक है, उसके बाद अपने को एक कॉम्प्लेक्स मिला था, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें तीन वेव मिलती है। ठीक है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो था अपना, जो क्यू था, ये वाला बन गया था कैसे? सेप्टल डीपोलराइजेशन की वजह से। तो जो करंट एबी नोड पे रुका हुआ था, अब वो वेंट्रिकल में डाउनवर्ड फ्लो किया। जैसे ही वेंट्रिकल में डाउनवर्ड फ्लो किया तो उसने सेप्टा को डीपोलराइज किया। सेप्टा को डीपोलराइज करने की वजह से सेप्टा किस वे में डीपोलराइज होती है? लेफ्ट टू राइट। न्यू सेप्टा पोलराइज होती थी, छोटी सी वेक्टर बनता था, छोटा सा पॉजिटिव का ऐसे होती थी। तो उसके लिए अपने को एक नेगेटिव की वेव मिलता था, नेगेटिव रिफ्लेक्शन था। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का मोस्ट पार्ट क्या होता था? डीपोलराइज होता था। वो डीपोलराइज होगा राइट टू लेफ्ट में, ऐसे बड़ा सा वेक्टर बनता था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा आर वेव मिलता था। उसके बाद एक छोटा सा एस वेव मिलता था। क्यों? क्योंकि सारे वेंट्रिकल जैसे जैसे डीपोलराइज होंगे, वेंट्रिकल जैसे जो ऊपर के बचे थे उनके लिए वापस से वेव थोड़ी सी दूर जाती है। जो इलेक्ट्रिक करंट की वेव दूर जाएगी तो वापस से एस क्या मिल जाता था? नेगेटिव। उसके बाद अपना क्या था? टी वेव बनता था। ठीक है, टी वेव कैसे बनता था? कोई बताइए जल्दी, टी वेव कैसे बनता था? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। वेरी गुड, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन से। वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन में अपने को क्या मिलती थी? नेगेटिव की करंट मिलती थी। नेगेटिव की करंट अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाती थी तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में जाती थी तो नेगेटिव मिल जाती थी। इसलिए अपने को इस वाले इलेक्ट्रोड में, सेकंड या फर्स्ट इलेक्ट्रोड में अपने को क्या मिल गया था? पॉजिटिव। क्योंकि जो रिपोलराइजेशन की वेव थी वो वापस से कैसे चल रही थी? उल्टी, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रही थी, तो ऐसे चल रही थी। तो इधर का जो इलेक्ट्रोड था उसने क्या कर दिया था? पॉजिटिव दिया था, और जो एबीआर था उसने क्या दिया था? नेगेटिव दिया था। अब आप में से अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो, थोड़ा सा भी उसने ध्यान से पढ़ा हो, तो कोई भी एक बताएगा क्या ये पीआर सेगमेंट का जो डिले था, यहाँ पे हर्ट क्यों रुका था? हर्ट में क्यों यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं थी? कोई बताएगा? एक अपने देखो, एक मैं पहले एक बार ये बना देता हूँ। ये पी है, ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी क्यू, फिर आर, फिर एस एंड टी। देखो अपने पास एक यहाँ पे भी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिलती है और एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पे मिलती है। तो ये है अपना पी आर, ठीक है, और ये है अपना एस टी। यहाँ पे भी हर्ट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है और यहाँ पे भी कोई हर्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा है।
यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो सेल्स थी वो डीपोलराइज हो चुकी है। तो डीपोलराइज होने की वजह से याद करो पहला लेक्चर में वहां पे क्या होता था, जब अंदर पूरे पॉजिटिव आ जाते थे, पूरे पॉजिटिव बन जाते थे, तो जो गैल्वेनोमीटर था पहले जो इधर को डिफ्लेक्शन दिखाता था ये वापस से आके जीरो पे रुक जाता था। तो यहाँ तक तो क्या हो गया था, सारे डीपोलराइज हो गए। अब कुछ टाइम के लिए ये जीरो दिखाएगा, देखो अपना जीरो दिखा दिया। फिर उसके बाद वापस से अंदर क्या होना स्टार्ट होते थे, नेगेटिव डीपोलराइज, ठीक है, रिपोलराइजेशन, फिर वापस से पॉजिटिव दिखाता था। तो एसटी सेगमेंट का तो हमें पता है क्यों होता है, क्योंकि एसटी सेगमेंट इसलिए मिलेगा कि पूरा वेंट्रिकल तो डीपोलराइज हो गया, डीपोलराइज के थोड़े टाइम बाद वापस से रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, उसकी वजह से हमें एक फ्लैट लाइन मिल जाती है, वो होता है एसटी सेगमेंट। पीआर के लिए जो यहाँ पे हो रहा है डिले हो रहा है, पीआर के लिए डिले हो रहा है। करंट क्या कर रहा है कि एसए नोड से तो यहाँ से करंट तो चला, लेकिन यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुक रहा है। थोड़े टाइम के लिए रुकने के बाद वापस से करंट नीचे आया, तो हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए करंट रुक क्यों रहा है? कोई भी क्या रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ये सोचो पहले। बिल्कुल रुकना चाहिए। नॉर्मल जब अपने पास ये नॉर्मल चीज बन रही है तो मतलब रुकना चाहिए, ये नॉर्मल ही अपना कोई नॉर्मल वेव तो है नहीं, ये क्यू है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, टी है। अगर नॉर्मल में यहाँ पे डिले दिखा रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए और ये सही हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है कोई भी आइडिया लगा सकता है क्या? एनीवन? थोड़ा सा भी चलो, नहीं लगा, नहीं आ रहा आपको, अभी आपको आएगा। आइडिया नहीं आ रहा तो आपको आएगा क्या? मजा। देखो कैसे मजा आएगा, आप खुद कहोगे कि बिल्कुल ये सही है, होना भी चाहिए। आप लोगों ने हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ी है? हार्ट की फिजियोलॉजी में क्या होगा, ठीक है, हार्ट की फिजियोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पे एस्टे नोड ने क्या किया, फायर, एस्टे नोड ने फायर किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आया और यहाँ पे आके रुका। अब बताओ एस्टे नोड जैसे ही फायर करेगा तो एट्रिया का क्या होगा, डीपोलराइजेशन। अब बताओ एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ तो एट्रिया सिस्टोल करेगी या डायस्टोल करेगी? कोई भी? सिस्टोल। सिस्टोल करेंगे। एट्रिया का क्या होगा, सिस्टोल। सिस्टोल मींस एट्रिया का जो भी वॉल्यूम, इसके अंदर जो भी ब्लड फीलिंग है, जो भी इसके अंदर ब्लड है, जब ये सिस्टोल होगा तो सिस्टोल की वजह से यहाँ पे कौन सा वॉल्व रहता है, यहाँ पे रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस साइड में कौन सा वॉल्व रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जैसे ही एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, जैसे ही एट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रियल सिस्टोल हुआ। अब बताओ एट्रिया का सिस्टोल हुआ तो एट्रिया क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही एट्रिया ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल्स में। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो सारा ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एट्रिया, सारा ब्लड तो आ गया यहाँ पे। अब इसी टाइम पे अगर वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बताओ ये ब्लड जो नीचे आना था क्या नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपने को हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट कह रहा है कि भाई आप एक बार जो एट्रिया हो ये आप अपना ब्लड पहले नीचे भेज दो। अब नीचे भेजोगे तो नीचे यहाँ से करंट तो चल चुकी है, अब यहाँ पे अगर करंट को मैं नहीं रोकूंगा तो साथ साथ जैसे ही ये डिपोलराइज हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुरंत के साथ साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप सोचो यहाँ से तो कोई ब्लड पानी भरा हुआ है, यहाँ से आप दबाओ, अगर नीचे जगह नहीं मिलेगी, ये भी साथ में दब गया, दोनों साथ में दब गया तो पानी जाएगा कहाँ, ये बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अपने बॉडी में ऐसी फिजियोलॉजी बन गई कि जो एस्टे नोड की जो फायरिंग थी, जैसे ही फायरिंग हुआ एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आगे वेंट्रिकल्स में फीलिंग के लिए, किसके, ब्लड के फीलिंग के लिए कुछ टाइम मिले, उसके लिए यहाँ से जो करंट आया था उसको एवी नोड पे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। भाई आप रुको 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड पे छोड़ो, 5 सेकंड्स पे रुकते हैं, आप यहाँ पे रुको कुछ टाइम के लिए ताकि इन दोनों का जो भी ब्लड है वो नीचे डाउनवर्ड कहाँ पे आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों एक साथ कांटेक्ट करते तो ये अंदर जो ब्लड फीलिंग्स है ये कहाँ जाती, सारे वापस से जो इससे वेसल्स हैं, जो सुपीरियर वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा है, जो एओर्टा है, जो पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स है, उन सब में वापस से चले जाते हैं, तो जाके उन सबको डैमेज करते हैं। इसलिए क्या किया गया कि भाई जो एस्टे नोड की फायरिंग है उसको कुछ टाइम के लिए एवी नोड पे रोकना जरूरी है। एवी नोड पे रोक रहे हैं जिसकी वजह से परफेक्ट जो इम्पटी है जो परफेक्ट एट्रिया का
परफेक्ट एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड का इम्पिटी होगा, ब्लड इम्पिटी होके पूरे रूप से कहां पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा डिले दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? अब इस टाइम पे कोई आपसे पूछे कि भाई पीआर जो सेगमेंट बनता है ये क्यों बनता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पीआर सेगमेंट इसलिए बनता है ताकि जिस टाइम पी वेव चली थी मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो चुका था, मतलब ब्लड यहाँ से निकल के आगे बढ़ा, तो ब्लड को वेंट्रिकल में जाने के लिए अपने को यहाँ पे छोटा सा डिले करना पड़ेगा। इसलिए ये पीआर का एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मींस कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी उस टाइम पे। तो एसए नोड ने फायर कर दिया, फायर करने के बाद जो भी ब्लड इसमें था उस ब्लड को कर दिया डाउनवर्ड। एक जैसे ही डाउनवर्ड नीचे ब्लड आया उसके बाद क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल था अब ये स्टार्ट करेगा कॉन्ट्रैक्शन, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड निकल के आपको जो सिस्टमिक होता है उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसमें जाने के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये डीपोलराइज हो चुका था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो डीपोलराइज हो गया। अब वापस से ब्लड ऊपर फिर बन गया ब्लड, अब वापस से ब्लड लेने के लिए क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, वापस से अपने को एक टी वेव मिल जाएगी, मींस डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी, वापस एक अपने को टी वेव मिल गई। ठीक है, तो अब बताओ कोई भी आपसे पूछे कि पीआर जो सेगमेंट था वो क्यों बना था, क्या बताओगे पीआर सेगमेंट क्यों बना था, एबी नोडल डिले की वजह से। एबी नोडल डिले क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्लड एट्रिया में थे वो परफेक्टली वेंट्रिकल्स में पूरे के पूरे आ जाए। क्लियर है? यस सर। यस सर। सबको चलो, तो अपने में यहाँ पे पीआर सेगमेंट मिल गया था, पीआर सेगमेंट में क्या कहानी चल रही थी आपको पता लग गया। अब आप लोग क्या करते हो, रात में सपोज दैट आपको या फिर कोई जिम वाले को देखना, आप रात में आपको ज्यादा जमाइशी आ रही है, ठीक है, सोने का मन कर रहा है, या फिर कोई जिम वाला है उसको जिम ज्यादा करना है, तो वो क्या करेगा, कॉफी पी लेगा। कॉफी पिएगा, कॉफी में क्या होता है, कॉफी में क्या होता है, कैफीन। कैफीन। ठीक है, कॉफी में कैफीन होगा। कैफीन का देखना क्या सिस्टम है, जैसे ही आप कॉफी पियोगे ना कैफीन जाएगा एसए नोड पे, एसए नोड पे जाता है एसए नोड की फायरिंग बढ़ा देगा, एसए नोड की फायरिंग बढ़ाएगा, जो यहाँ पे टाइम मिल रहा था, जो एसए नोड की फायरिंग मान पहले 60 बीट पर मिनट चल रही थी, 60 बीट क्या चल रही थी पर मिनट चल रही थी, एसए नोड ने गया इसको फायरिंग की बढ़ा दी, इसके फायरिंग को बढ़ा दिया तो ये मान लो हो गया 70, पहले चल रहा था 60 पे फिर हो गया 70। अब जो करंट यहाँ पे रुक रहा था 60 पे करंट कुछ ज्यादा टाइम के लिए रुक रहा था, बट 70 जल्दी जल्दी फायरिंग होगी तो करंट क्या होगा, जल्दी जल्दी नीचे जाएगा। जब करंट जल्दी जल्दी नीचे जाएगा तो कुछ टाइम पे जो पीआर सेगमेंट है इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, छोटा। छोटा, बिल्कुल। कुछ टाइम पे पीआर सेगमेंट को क्या होना चाहिए, छोटा। तो जब भी आप कॉफी वगैरह नॉर्मल आप हार्ट की ईसीजी देखोगे तो आपको ऐसे भी देगी, ये पीआर सेगमेंट है, ये क्यू है, ये एस है, ठीक है। ये अगर इतना मिल रहा है, आपने क्या किया, कॉफी पी लिया, कॉफी पीने के बाद क्या होगा, फायरिंग ज्यादा होगी, फायरिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे जो एबी नोडल डिले है, यहाँ पे जो एबी नोडल डिले है, ये एबी नोडल डिले क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एबी नोडल डिले डिक्रीज होने की वजह से ये और पास पास में आपको दिखेंगे, तो ये कैसे होगा, आपको यहीं से दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एबी नोडल डिले सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब चलो, आप लोगों ने ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, ड्रग्स में कोई सी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे लो, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर जो भी हार्ट को स्लो करते हैं, यूं मान लो आप जो हाइपरटेंशन में ड्रग देते हो, सपोज दैट आपने एटिनोलोल दे दिया, क्या दे दिया, एटिनोलोल दे दिया, एम्लोडेकिन दे दिया, ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे ही ये एटिनोलोल एम्लोडेकिन आएंगे, ये आके क्या करेंगे, एस्टर नोड को डाउन कर देंगे, फायरिंग को, एस्टर नोड की फायरिंग को डाउन करेंगे, एस्टर नोड की फायरिंग डाउन हो गई, सपोज दैट पहले 60 थी, 60 से कितनी हो गई, 50 हो गई। अब 50 एक्चुअल में ये देते क्या है आपको, हाइपरटेंशन देते हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या होगा, यूजुअली आपको जो 60 नॉर्मल था ये 60 नहीं रहेगा, सपोज दैट कितना चल रहा है आपका 120 चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 60 लाने के लिए हम देंगे एटिनोलोल, एटिनोलोल को देंगे तो क्या होगा, ये 60 पे आएगा। मींस पहले जो 120 चल रहा था, आपने कॉफी पिया तो बढ़ गया तो वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया,
फिर आपको सही मेंटेन करना है तो आपने दे दिया एटिनोलोल, ताकि हाइपरटेंशन कम होता है। एटिनोलोल के लिए करने के लिए वापस से आप क्या करोगे, इसको धीरे धीरे क्या होगा, ये एबी नोडल डिले है वो बढ़ जाएगा, मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और ज्यादा आपने ड्रग दे दी, ज्यादा दे दी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मींस क्या होगा कि जो पहले 60 बीट्स पर आ रहे थे वो और ज्यादा घट के 40 हो जाएंगे। मींस एबी नोडल जो डिले है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो एबी नोडल जैसे ही आप ये सारी चीजें करोगे, आप क्या करोगे, ईसीजी मॉनिटर लगा दिए। ईसीजी मॉनिटर लगा के उसमें कंटीन्यूअस चलती रहेगी, जो पेशेंट मॉनिटर होता है आईसीयू वार्ड में, उसमें कंटीन्यू चलती रहती है रिकॉर्डिंग। आप ये सारी ड्रग देख लेना, ये सारे चेंजेस आपको वहां पे दिख जाएंगे। जैसे ही आप ड्रग दोगे 2-4 मिनट बाद आपको ईसीजी के रिकॉर्डिंग में तुरंत चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कैफीन देके देख लेना, उसको 2-3 मिनट बाद वापस से चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाना क्या क्या जैसे ही हमने ये ड्रग दिया तो अंदर क्या सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग ऐसी दिख रही है। हमने क्या किया, इसको एटिनोलोल या एम्लोडोपिन ये कोई सी भी ड्रग दे दिया, बीटा चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे ही दे दिया तो ये पी वेव के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला अपना पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, फिर पीआर एस। अब क्लियर हो गया, ये पीआर का जो इंटरवल था ये पी है, क्यू है, ये आर है, ये एस है। यहां से लेके यहां तक का ये पूरा अपना क्या था, पीआर सेगमेंट था। ये पीआर सेगमेंट कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ठीक है। और पीआर सेगमेंट क्यों बना था, एबी नोडल डिले की वजह से बना था। एबी नोडल डिले फिजियोलॉजिकली होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि एट्रिया की जो सारा ब्लड था वो आराम से वेंट्रिकल्स में आ सके। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं सर। सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब क्या करते हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो चेस्ट की लीड्स थी ना, जो चेस्ट लीड थी, अभी तक तो आपने लिम्ब लीड वगैरह में फर्स्ट लीड में, सेकंड लीड में, वीआरबी में देख लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर लीड लिम्ब चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, किसी को पता? कुछ नहीं होगा, सर जो सेकंड रिकॉर्डिंग वाला थी तो वो। सेम रहेगा, हाँ सेकंड वाला तो सेम रहेगा सर, एवीआर बदल जाएगा यार, नहीं की नहीं, दोनों रीडिंग पता है क्या होता है, दोनों दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जो एवीआर की रिकॉर्डिंग है ना वो सेकंड लीड दिखाने लगती है, और जो सेकंड लीड की रिकॉर्डिंग है ना वो एवीआर दिखाने लगता है। उस टाइम में पता है क्या हो जाएगा आपका, जो एवीआर की रिकॉर्डिंग थी ना, एवीआर आपको पॉजिटिव वेव करने शो करने लग जाएगा, ऐसे दिखाएगा एवीआर, ठीक है। जबकि आपकी जो सेकंड लीड है, फर्स्ट लीड है, ये सारी लीड्स आपको कैसे दिखाई दे जाएंगी, नेगेटिव में चली जाएंगी, ठीक है। ये सारी लीड आपको नेगेटिव दिखलाएंगी। तो आप जैसे ईसीजी मशीन लेके लगाए, अगर आपको एवीआर में पॉजिटिव दिख रहा है और सेकंड या फर्स्ट लीड में आपको नेगेटिव दिख रहा है, आप तुरंत समझ जाना कि आपने मिस्टेक किया है, या जिसने भी, आप सपोज दैट कोई आपके यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, उसने आपको ईसीजी निकाल के दे दिया, आपने ईसीजी देखा, ईसीजी देखते से ही आप तुरंत कैच कर जाओगे कि इसने क्या किया था, लीड्स गलत लगाई थी। तो उसको बुला के आप कहोगे कैसे है, आपने लीड गलत लगाया, लीड को चेंज करो, फिर वापस रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो लिंक लीड को देखने का सबसे आसान तरीका यही है, अगर आपको एवीआर में सीधा दिख रहा है, ठीक है, आपको एवीआर में सीधा दिख रहा है और सेकंड लीड और फर्स्ट लीड में आपको उल्टा दिख रहा है, तो समझ जाना कि आपने लिंक लीड गलत लगाई है। जिसने भी लगाई है उसको आप बोल दो कि भैया आप क्या करो, इसको करेक्ट कर दो, इधर का उधर कर दो, उसके बाद रिकॉर्डिंग निकालोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो आप क्या कर लोगे, चेक कर लोगे लिंक लीड की, लिंक लीड सही से लगा है कि नहीं। अब चेस्ट लीड पे भी तो 6 लीड है, 6 चेस्ट लीड को कैसे पता करोगे भाई, किसी ने ईसीजी निकाल के दे दिया आपके सामने, रख दिया, बोला कि ये देखो आपको खुद नहीं पता है, आप उल्टा सीधा रिकॉर्डिंग कर दोगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, इजी सा तरीका है। सबसे पहले क्या आपके पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट के लिए आप याद करो, मैंने ऐसे बनाया था V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, क्लियर हो गया। अब ऐसे वेव्स चल रही है यहाँ पे, ठीक है। वेव्स ऐसे चल रही है तो क्या होगा, जो फर्स्ट वाली V1 की लीड थी ये अपने को P के लिए देती है बाइफेजिक, उसके बाद बहुत मतलब Q तो मान लो मिलती ही नहीं है आपको, ठीक है। Q आपको कुछ एक लीड्स में सबसे अच्छी मिलेगी, ठीक है। Q वेव कुछ एक लीड्स में सबसे अच्छी मिलेगी, V5 V6, लगभग 3 और 4 में भी कुछ कुछ मिल जाती है, लेकिन मोस्टली आपको Q वेव इन दोनों में मिलेगी। लीड फर्स्ट में मिलेगी,
लीड सेकंड में मिलेगी, और लगभग आपको लीड जो एडीएफ है ना नीचे की साइड में, इसमें मिल जाती है। क्यू वेव्स इन सब में अच्छे से दिखती है, मतलब कमी दिखती है क्यू वेव, इनमें भी लगभग ना के बराबर दिखेगी। जो इस साइड की लीड्स है ना, इस साइड की लीड्स में लगभग फर्स्ट सेकंड में दिख जाएगी आपको, 5-6 में दिख जाएगी, अब ये कभी नहीं दिखती है। तो क्यू वेव बहुत छोटी सी बनती है। तो इसने क्या कर दिया, एक बाइफेजिक पी दिया, उसके बाद क्या देगा, क्यू तो बनेगा नहीं, बहुत हल्का सा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आर एस एंड टी आएगा। ठीक है, अब देखना क्या होगा, जो V1 की रिकॉर्डिंग होगी ना, वो छोटा सा आर ऊपर जाएगा, नीचे बड़ा सा एस जाएगा, उसके बाद V करके चला जाएगा। ये V1 की रिकॉर्डिंग होगी। फिर जैसे आप V2 को देखोगे ना, तो V2 अब ये बाइफेजिक देखा था क्योंकि ऐसे इसके परपेंडिकुलर पड़ता था, लेकिन V2 क्या कर रहा है, थोड़ा सा और आगे लग रहा है, ऐसे देख रहा है इसको। ठीक है, तो ऐसे देख रहा है तो V2 परपेंडिकुलर नहीं होता, लगभग फ्रंट पे होता है इसके। तो ये क्या करता है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देगा, लेकिन छोटा सा देगा। अब सोचो, एक तो यहाँ से इसको देख रहा है आगे से, एक जस्ट इसके ही आगे से देख रहा है, तो इसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा अपने को। ये थोड़ा इधर से देख रहा है, थोड़ा एंगुलेटेड है, थोड़ा एंगल से देख रहा है, इसमें कम पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगा। तो V2 भी दिखलाएगा पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा कम दिखलाएगा। उसके बाद क्यू वेव इसमें भी थोड़ी सी कम बनेगी, हल्की सी क्यू वेव बनेगी। और ये जो आर वेव था ना, ये आर वेव, ये सेकंड लीड में इस लीड से, मतलब फर्स्ट से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। फिर उसके बाद वापस वही नीचे एस वेव, फिर उसके बाद टी वेव। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा छोटा आ है, इसमें थोड़ा बड़ा आ है। फिर उसके बाद V3 के बनाओगे तो V3 भी पॉजिटिव देगा, एक छोटी सी क्यू देगा, फिर वापस से R लगभग बड़ा दे देगा, वापस से S दे देगा, फिर T दे देगा। ठीक है, फिर V4 के लिए बनाओगे तो V4 क्या करेगा, वापस से छोटा सा क्यू देगा, क्यू देके बड़ी सी R देगा, उसके बाद S एंड फिर T। फिर आप फिफ्थ के लिए बनाओगे ना, तो ये पॉजिटिव देगा T, उसके बाद एक क्यू देगा, क्यू के बाद एक बड़ा सा R देगा। ठीक है, छोटा एस देगा, फिर वापस से टी। 6 के लिए बनाओगे तो 6 का जो आर है, वो आर क्या होगा, फिफ्थ से थोड़ा सा कम होगा, तो ये होगा पॉजिटिव, एक छोटा सा टी, एक आर, एक एस एंड एक टी। अब देखो क्या हो रहा है, ये आर वेव है, ये भी आर वेव है, ये भी आर वेव है, ये भी आर वेव, ये भी आर वेव, ये भी आर वेव। देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी कहानी हो रही है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V4 है, V5 एंड V6 की रिकॉर्डिंग्स है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो आर वेव इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा और बड़ा, इसमें थोड़ा और बड़ा, इसमें लगभग बराबर हो गया। कौन कौन, आर और एस वेव। देखो V4 में एंड V3 में लगभग आर एंड एस वेव बराबर होते हैं। ठीक है, तो आर वेव एस वेव लगभग V3 में बराबर होगा, जितना आर ऊपर जाएगा उतना ही लगभग एस जाएगा। जबकि V1 में ऐसा नहीं है, V1 में आपको आर छोटा दिखेगा लेकिन एस बड़ा दिख रहा है। सेकंड में भी आपको आर छोटा दिख रहा है, एस बड़ा दिख रहा है। फिर जैसे ही V3 पे आएंगे लगभग बराबर होगा, और आर 4 पे आओगे तो 4 पे अब आर धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, और जो एस वेव है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी। फिफ्थ पे जाओगे तो आर और बढ़ जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, और एस वेव छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर 6 पे जाओगे ना, तो 6 पे क्या होगा, जो फिफ्थ का आर था जितना, उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, लेकिन ये आर इन सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 इन सबसे 6 वाला आर बड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला आर क्या रहेगा, फिफ्थ से छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है, आर जो है, आर वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, आर वेव इसमें छोटा था V1 में, V2 को देखो थोड़ा बढ़ गया, V3 को देखो लगभग बराबर, V4 को देखो थोड़ा सा आर वेव बढ़ा, एस वेव कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस वेव ज्यादा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आर वेव और ज्यादा हो गया, एस वेव थोड़ी और कम हो गई, आर वेव और बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, V1 से आप देखना स्टार्ट करो, V1 से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर वेव में इंक्रीमेंट दिखेगा। इसको बोलते हैं आर वेव प्रोग्रेशन। आर वेव का प्रोग्रेशन हो रहा है, आर वेव का प्रोग्रेशन हो रहा है। तो अब क्या करोगे, कोई भी आपका नर्सिंग स्टाफ है, आप ईसीजी मशीन से ईसीजी निकाला आपने, ईसीजी निकाल के आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लीड, एवीआर एवीएफ एवीएल इनको छोड़ो, चेस्ट लीड को देखना है कि चेस्ट लीड सही से लगी नहीं है, कि लगी है कि नहीं लगी है। तो आप किसको किस पे जाओगे तुरंत, V1 V2 V3 V4 V5 V6, इन सबको आप ईसीजी पेपर पे देखना। सबसे पहले आप ईसीजी पेपर एक बार देख लेना, अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा एक बार अच्छे निगाह से देख लेना, सबकी रिकॉर्डिंग अलग होती है। मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं है कि कहीं आप ढूंढने लग जाओ कि कहाँ गया 1 2 3 4 5 6 7 ये कहाँ है, वन लीड ऐसे कैसे है, सारे एक बार अच्छे से देख लेना उसको। ठीक है, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आप ईसीजी पेपर दोगे तो आप सबको स्किप करो,
आपको बस चेस्ट लीड को देखनी है सही से लगा है कि नहीं। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 इन सारे रिकॉर्डिंग्स को देखोगे, इन सारे रिकॉर्डिंग्स को देखते से ही आपको पता लगेगा यार V1 में तो आर वेव छोटा सी है जबकि एस बड़ा है, फिर V2 में थोड़ा सा और बढ़ेगा आर वेव, फिर V3 में थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है, V4 में थोड़ा सा और बढ़ गया, V5 में सबसे ज्यादा है, V6 में V5 से थोड़ा सा कम है लेकिन इन सबसे बड़ा है। तो आप जैसे ही ध्यान से देखोगे ना, आपको देखते से पता लग जाएगा कि आर वेव का क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, आर वेव धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आर वेव V1 से लेके V6 तक बढ़ती जा रही है तो आप क्या कहोगे कि आपने जो चेस्ट लीड्स लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है। क्लियर हुआ? यस सर। सबको? यस सर। चलो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे कि बंदे को, जो भी है यहाँ पे ऑनलाइन में? नो सर। चलो ठीक है। तो अब देखो, अब अपने पास क्या हो गया, अपने पास हम समझ लो कि आज सर ने क्या कर दिया, मैजिक कर दिया। क्या मैजिक कर दिया? मैजिक हमने ये कर दिया कि आप बस क्या करोगे, ईसीजी की रिकॉर्डिंग देखोगे, आप क्या देखोगे, ग्राफ देखोगे, ठीक है, ईसीजी का ग्राफ पेपर देखोगे, ग्राफ पेपर देख के आप बता दोगे कि लिम्ब लीड सही से लगी है या नहीं, एंड चेस्ट लीड सही से लगी है कि नहीं। लिम्ब लीड के लिए आप क्या करोगे, एवीआर को देखोगे, फर्स्ट सेकंड लीड को देखोगे, अगर एवीआर नेगेटिव है, फर्स्ट सेकंड लीड पॉजिटिव है तो लिम्ब लीड भी सही लगी है। फिर तुरंत आप कहां पे आ जाओगे, V1 V2 V3 V4 by V6 पे आओगे। इन सब में आर वेव बढ़ता जा रहा है तो ये भी सही लगी है। तो सबसे पहले आप यही देखना कि सही लगी है कि नहीं, फिर जाके ईसीजी को पढ़ना। ये तो पता चले कि ईसीजी गलत निकाल रखा है, आप यूट्यूब पे लेके पढ़ रहे हो। कोई समझदार डॉक्टर रहेगा तो बोलेगा अच्छा इसको कुछ आता ही नहीं है, फालतू तो ईसीजी पढ़ रहा है, पहले ही रीड्स गलत लगा के रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने। ठीक है, तो जैसे ही आपको ईसीजी मिले ये चीजें आपको क्लियर करनी रहती है। क्यों? क्योंकि गलत रीड्स लगा के रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको सही ईसीजी मिलेगी। तो जैसे ही आपके पास ईसीजी पेपर मिला तो आज हमने वापस से क्या कर दिया, रिपोर्ट में लिख कर दिया। ईसीजी पेपर देख के हमने बता दिया कि लिम्ब लीड सही लगा है कि एंड चेस्ट लीड सही लगा है। क्लियर हो गया? यस सर। अब बताओ आया कि नहीं मजा? आ गया, ठीक है। चलो, अब आपके पास अगर कोई ईसीजी पेपर हो ना तो ले जाकर अपने क्लासमेट वगैरह थे या फिर जो भी आपके टीचर को पढ़ाते हैं उनसे एक बार पूछना। मे भी शायद उनको भी नहीं पता हो। आपके पास अभी इतनी नॉलेज आ गई है कि आप पूछ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अपने पास एक वेव बनी थी P Q R and S and T। ये हो गया अपना P Q R S and T। ये अपनी वेव हटाओ इसको। ये देखो Q R S, ये क्या है, Q R S। इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमने तीन वेव्स बनाई थी, एक Q था, एक R था, एक S था। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे बने थे, Q कैसे बना था, R कैसे बना था, S कैसे बना था। ठीक है, इस पे बहुत हमने बता दिया, वापस से नहीं बता रहा मैं। Q कैसे बना, R कैसे बना, S कैसे बना। अब तीन चीजों को आप दो तीन चार चीजों को मिला दोगे तो कॉम्प्लेक्स ही बोलोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक दो तीन, तीन वेव्स हैं, इन तीन वेव्स को मिला कर क्या कह रहे हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में इस कॉम्प्लेक्स में आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि भाई यही क्यू है, यही आर है, यही एस है। ये भी तो बात है, आपने डिसाइड कैसे कर दिया कि मैं इसी को क्यू करूंगा, इसी को आर करूंगा, इसी को एस करूंगा। तो वो देखते हैं कि कब आप किसको आर कहोगे, किसको एस कहोगे, किसको क्यू कहोगे। ठीक है, ये क्यू आर एंड एस हम तो ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, हमने देखा उठा के लिख दिया क्यू आर एस। लेकिन कहोगे कैसे इसको? ठीक है, तो देखो इसके लिए दो तीन रूल्स हैं। रूल्स क्या है, पहला रूल्स कहता है कि जब भी आफ्टर पी वेव, ठीक है, पी वेव के बाद, मतलब ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ओनली इसकी बात करेंगे। पी बना नहीं बना इसको कहानी हटा दो। ठीक है, पी पी नेगेटिव बना, ठीक है, कुछ टाइम बाद पी बना ही, कुछ टाइम बाद पी पॉजिटिव बना, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे, हम बस बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आपको पता है तीन वेव्स होती है। ठीक है, अब देखना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जैसे ही पहला डिफ्लेक्शन
फर्स्ट डिफ्लेक्शन, फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगा उसको बोलेंगे क्यू। क्लियर है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो भी फर्स्ट क्या, फर्स्ट डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे आर। एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो भी सेकेंड, कौन सा, सेकेंड, 1 मिनट में सर मीटिंग एंड हो जाएगी। कितने मिनट में, 1 मिनट। 1 मिनट में। चलो वापस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कैंसिल कर दो मीटिंग, ठीक है।